नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिवाकर शास्त्री और इस YouTube चैनल पर अनअकैडमी के इस YouTube चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। नए साल के इस पर्व पर आपके जीवन में खुशियाँ आएँ क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स पेंडिंग में हैं, जिन्हें होना है, बहुत सारे एग्ज़ाम। इस संदर्भ में ये टॉपिक्स चल रहे हैं। अभी तो हाल-फिलहाल में पटवार को लेकर चलाया गया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जो अब आने वाले हैं और आपकी तैयारी होनी चाहिए, बहुत शानदार होनी चाहिए और उसमें हम प्रयासरत हैं कि आपको बेहतर तैयारी आपकी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको असीमित लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाती है, यहाँ पे लाइव क्लासेज हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिल रहा है, कवर फुल सिलेबस है। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेनिफिट्स हैं, ये बहुत सारे ये बेनिफिट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के हैं। ठीक है दोस्तों, आ जाइए, आप मेन मुद्दे पे आ जाइए। अगर 12 महीनों के अनअकैडमी की फीस की बात करें तो मात्र 7,000 रुपए है। कितने हैं? 7,000। और 24 महीनों की फीस की बात करें तो 8,400 रुपए है अनअकैडमी की फीस। में भी आप जो आकर 10 डालेंगे तो आपकी फीस में 10% की क्या मिल जाएगी? आपको छूट मिल जाएगी। दिवाकर 10 रेफरल कोड है, इसे यूज कीजिए और गेट 10% अपनी फीस में आप प्राप्त कीजिए दोस्तों। अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम, ये टेलीग्राम चैनल दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें आपको सारी पीडीएफ पीपीटी, आपके इवेंट लॉन्च, हमारे करंट के क्वेश्चन, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो देखिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपन कल जो पहला पार्ट पढ़ चुके हैं पटवार स्पेशल 1 में, उसमें आपने देखा कि आपने सिंधु नदी के बारे में पढ़ा। उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत का भूगोल जो है, ज्योग्राफी जो पटवार में दे रखी है, पटवार में जो ज्योग्राफी है, ठीक है, उस ज्योग्राफी में पहले दिया गया था भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में कुछ चंद लाइनें हैं जिसे मतलब भारत भूगोल में आप क्या पढ़ना है। भारत का पहला पार्ट भारत का परिचय पढ़ना है। मैं फिर बता रहा हूँ, भारत का परिचय आपको पढ़ना है। भारत के भौतिक प्रदेश भी आपको पढ़नी है। भारत की जलवायु भी आपको पढ़नी है। भारत की मिट्टी आपको पढ़नी पड़ेगी। डिफाइन नहीं है लेकिन पढ़नी पड़ेगी। इसके अलावा आपको भारत की नदियां पढ़नी पड़ेगी। ये कुछ 5 भारत के 5 पार्ट हैं। उसके अलावा उन्होंने दूसरा नाम साफ साफ दे दिया है, भारत की वनस्पति और वन्य जीव है। और एक पार्ट और है, उसका नाम है पर्यावरणीय समस्याएं। ठीक है, तो ये भारत का भूगोल है। पहले पटवारी में यही टॉपिक दिए गए थे, इसलिए दोबारा एक बार आपको पास है पटवारी के एग्जाम, तो जो पहले फेज में है उनको लिए एक बार फिर मैं नदियां लेके आया हूँ। तो कल अपन सिंधु घाटी पढ़ चुके थे 1 तारीख को। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप अच्छा प्रदर्शन करें, उम्मीद है। देखिए, फटाफट देखते हैं। सिंधु की जो सहायक नदियां थी, पार्ट 2 में देख रहे हैं अपन। कल यहाँ तक पढ़ चुके थे अपन। अब सिंधु की जो सहायक नदियां हैं, पहली है झेलम नदी। झेलम नदी, देखो, ये कश्मीर के वेरीनाग झील से निकलती है। पहला जो सवाल, झेलम की उत्पत्ति कहाँ से होती है? लंबाई आपको पूछे तो 724 किलोमीटर है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो उत्पत्ति होती है वेरीनाग झील से। इसे शेषनाग झील के रूप में भी जाना जाता है, वेरीनाग या शेषनाग झील। ठीक है, यह जो नदी है झेलम नदी, ये अपना पानी वुलर झील में डालती है। तो वुलर झील में पानी कौन से डालती है? वुलर झील में पानी डालती है झेलम नदी। झेलम नदी जो है दोस्तों, वो क्या करती है? पहली बात ध्यान देना है, कुछ फैक्ट्स हैं। उद्गम पूछे आपको, उद्गम में क्या बोल दोगे आप? वेरीनाग या शेषनाग झील। ठीक है, पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात, कौन सा शहर इसके किनारे है? तो इसके किनारे श्रीनगर शहर स्थित है। कौन सा है? तो शहर की अगर बात आ जाए तो इसके किनारे कौन सा शहर है? श्रीनगर इस नदी के किनारे पे है। तीसरी बात, इस झील में अपना पानी डालती है। तो झील जिसमें ये पानी डालती है उस झील का नाम है वूलर झील। तो यह नदी वूलर झील में अपना पानी डालती है। 3 बातें हो गई। चौथी बात आपको ध्यान देना है कि यह भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा का निर्माण करती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नदी भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है। तो ये बात भी ध्यान दे लेना कि भारत और पाकिस्तान के मध्य
भारत और पाक के बीच में क्या बनाती है? भारत और पाक के बीच में सीमा बनाती है। भारत और पाक के बीच में अंतर्राष्ट्रीय। इसकी जो मुख्य सहायक नदी है वो है किशनगंगा। बस इन फैक्ट्स को आप ऐसे लिख लो जिस तरह मैंने लिखा है। उद्गम वेरीनाग से, शहर कौन सा है? श्रीनगर। कहाँ किस झील में पानी डालती है? वुलर झील, जो भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी झील है, भारत पाक की बीच सीमा बनाती है। और श्रीनगर, सॉरी, किशनगंगा इसकी सहायक नदी है, जिसे नीलम नदी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है? तो आप कहोगे साहब तुलबुल परियोजना झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो ये हो गई झेलम। चिनाब, जिसे अश्कनी के रूप में जाना जाता था, वेदों में इसका नाम क्या था? अश्कनी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक है। पहला इससे पूछेंगे कि प्राचीन नाम, तो आप कह दोगे अश्कनी। इसका जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अश्कनी है। दूसरी बात, वेदों में क्या कहा गया इसे? अश्कनी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो आप कहोगे सिंधु की सबसे बड़ी सहायक। सिंधु की क्या है? सबसे बड़ी सहायक है ये। ठीक है। तीसरी बात ध्यान देना है आपको कि उद्गम पूछेंगे, तो उद्गम थोड़ा सा अलग टाइप का है इसका। इसका उद्गम क्या होता है? एक दर्रा है, बारालाचा दर्रा। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, उस दर्रे का नाम है बारालाचा दर्रा। उस दर्रे से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है चंद्र और दूसरी निकलती है भागा। तो ध्यान देना दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में स्थित बारालाचा दर्रे से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियों के मिलने से, देखो लिखा हुआ है, बारालाचा दर्रे के पास से निकलने वाली चंद्र और भागा नदियों के मिलने से चिनाब नदी की उत्पत्ति होती है। तो उद्गम आपको पता चल गया। ठीक है। इस नदी पे हाल ही में सबसे ऊंचे, विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है। तो विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का जो निर्माण है वो इसी नदी पे किया जा रहा है। ये कटरा और अमरनाथ यात्रा वाला जो मार्ग है उस पे है। तो इस नदी पर विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का निर्माण किया जा रहा है, और ये जो पुल है 359 मीटर ऊंचा है और 1300 मीटर से ज्यादा लंबा है। ठीक है। इस नदी पर जो चिनाब नदी है, जम्मू कश्मीर में बड़ी बड़ी परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई है। दुलस्ती, सलाल, बगलीहार। आपको पूछे भाई दुलस्ती परियोजना किस नदी पर है, तो आप बोलेंगे सब चिनाब नदी पे है। सलाल परियोजना किस नदी पे है, तब भी क्या बोलोगे? चिनाब नदी पे है। बगलीहार परियोजना किस नदी पे है, तब भी क्या बोलोगे? चिनाब नदी पे है। किशनगंगा परियोजना किस पे है? किशनगंगा यानी कि झेलम की सहायक पर। तुलबुल परियोजना किस पे है, तो आप कह दोगे तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर। अब है दोस्तों रावी नदी। ये जो रावी नदी है इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास स्थित या पास से निकलती है। तो ये जो रावी नदी है, ये रोहतांग दर्रा भी हिमाचल में है। कहाँ पे है? हिमाचल में। परुशनी शायद बोलते थे वेदों में से। तो यह नदी रोहतांग दर्रे के पास है, से निकलती है हिमाचल में। और इस नदी पर एक तो दो तीन चीजें हैं। एक तो थीन बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? थीन बांध। और दूसरा बना हुआ है चमेरा बांध। तो रावी नदी पर एक तो थीन बांध है और एक चमेरा बांध निर्मित है। थीन बांध और चमेरा बांध जो है वो रावी नदी पर ही निर्मित है, ध्यान देना। ठीक है। और थीन परियोजना को रंजीत सागर परियोजना भी कहते हैं, बस। ठीक है। और ये नदी जाके चिनाब में मिल जाती है। किसे मिल जाती है? चिनाब नदी में मिल जाती है। चिनाब की सहायक है रावी, देखा जाए तो। ठीक है। तो ये बात ध्यान देना आप लोग। आगे देखिए, अगली नदी जो है आपकी व्यास नदी है। कौन सी है? अगली नदी आपकी है व्यास नदी। व्यास नदी का उद्गम भी वहीं से हो रहा है जहां से व्यास नदी का होता है। एक सेकंड दो। तो देखो, व्यास नदी का जो उद्गम होता है, व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास से ही होता है। कहां से होता है?
व्यास नदी का उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास से ही हो रहा है। ठीक है, एक सेकंड। तो आपको ध्यान देना है, व्यास नदी का उद्गम भी कहाँ से हो रहा है? रोहतांग दर्रे के पास से ही हो रहा है। ठीक है, वहां पे एक व्यास कुंड है, उस व्यास कुंड से निकलती है यह नदी। ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात करते हैं कि व्यास नदी केवल भारत में बहती है। सिंधु की पंचनद की सहायक जो केवल कहाँ बहती है? यह ओनली भारत में बहती है, पाकिस्तान में नहीं बहती। जबकि चिनाब, रावी, झेलम और सतलज पंचनद की 4 नदियां जाती हैं पाकिस्तान में, और व्यास नदी पाकिस्तान में नहीं बहती। पहली बात तो इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है। दूसरी बात, रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से। दो बातें। अब इस पे बांध है, जैसा कि आप जानते हो इसका महत्व काफी है। एक पोंग बांध इस पे बनाया गया है और दूसरा बनाया गया है पंडोह बांध। तो इस नदी पे पोंग और पंडोह बांध निर्मित किए गए हैं। ठीक है, क्या क्या बनाए गए हैं? एक पोंग बांध बनाया गया है और एक पंडोह बांध बनाया गया है। ठीक है, और अंत में यह नदी, व्यास नदी जो है, पंजाब में हरी के नामक स्थान पर कहाँ मिल जाती है? सतलज नदी में मिल जाती है। ये ध्यान देना, अंत में यह नदी, व्यास नदी, पंजाब में हरी के नामक स्थान पर किस में मिल रही है? सतलज नदी में मिल जा रही है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अंतिम नदी है सिंधु की सहायक, वो है सतलज नदी। कौन से दोस्तों? सतलज नदी। इस नदी का उद्गम तिब्बत के पास स्थित राकसताल झील से होता है। देखो, सतलज नदी जो है, सतलज नदी तो सतलज नदी जो है, सतलज नदी का उद्गम राकसताल झील से होता है। किस झील से होता है? तो आपको उद्गम पूछे तो उद्गम है राकस ताल झील। इस नदी का उद्गम हो रहा है राकसताल झील से। ठीक है, ये हो गई एक बात। तिब्बत में स्थित राकसताल झील से निकलती है। तिब्बत में इस नदी को क्या बोलते हैं? लासा चैन खम कहते हैं। अगर आपसे पूछे भाई सतलज नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो आप कहोगे लासा चैन खम्ब कहते हैं। ठीक है, भारत में नदी कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह नदी भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। भारत में नदी कहाँ से आ रही है? सिपकिला दर्रे से ये नदी भारत में क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो देखो पहली बात, सतलज नदी कहाँ से निकल रही है? राकसताल झील से। तिब्बत में क्या कहते हैं? लासा चैनखम। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? सिपकिला। सिपकिला दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इस नदी पे कौन सी परियोजना है? एक परियोजना तो इस नदी पे है हिमाचल प्रदेश में, उसे कहते हैं नाथपा झाकड़ी परियोजना। क्या कहते हैं? हिमाचल प्रदेश में इस नदी पे एक परियोजना है और उस परियोजना का नाम है नाथपा झाकड़ी परियोजना। दूसरी परियोजना इस पर है बाखड़ा नांगल परियोजना। इस नदी पर बाखड़ा नांगल परियोजना भी है। ठीक है, तो ये दो परियोजनाएं हैं, इनकी चर्चा अपन सिंचाई परियोजना में करेंगे। तो दो बड़े बड़े बांध है, नाथपा झाकड़ी परियोजना और बाखड़ा नांगल परियोजना, इसी नदी पे निर्मित है। और हरि के नामक स्थान पर इसमें व्यास नदी मिल जाती है, जहां से क्या निकाली जाती है? IGNP, इंदिरा गांधी नहर भी यहीं से निकाली जाती है। तो दोस्तों ये सिंधु नदी कंप्लीट हो गई आपकी। अब आ गए हम गंगा नदी में। कहाँ पे आ गए हैं? गंगा नदी में। सिंधु नदी का पहला पार्ट पढ़ा दिया था, दूसरा पार्ट है ये। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो गंगा जी है, गंगा नदी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं पहले, फिर वापस मैप देखेंगे। जो गंगा नदी है दोस्तों, मैंने कहा था आपको, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। क्या है? पहला जो सवाल पूछेंगे, भारत की सबसे लंबी
अपवा के आधार पे, जल ग्रहण के आधार पर। राजस्थान में सब अलग अलग है, जल ग्रहण के आधार पे बनास है, अपवा के आधार पे चप्पल है, लंबाई में भी अलग अलग मेट्रो जाते हैं, राजस्थान की अलग, भारत की उसकी ऐसे अलग, है ना। यहाँ पे सब कुछ एक ही है, तो चाहे लंबाई आ जाए, चाहे आपके पास जल ग्रहण आ जाए, और चाहे आपके पास अपवा क्षेत्र आ जाए, इन तीनों ही शब्दों में अगर आप देखें, तीनों ही शब्दों के आधार पर, अपवा क्षेत्र लंबाई के आधार पर और जल ग्रहण क्षेत्र के आधार पर, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, क्या यह वर्तमान में राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी जो है वो 4 जिलों में, 4 राज्यों में बहती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। लेकिन इसका प्रवाह क्षेत्र 5 राज्यों में है। ध्यान देना, गंगा नदी बहती है 4 राज्यों में, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल। लेकिन इसका जो अपवा क्षेत्र है 5 में डाउन कर लेते हैं ना। गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। कितना है? गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। और गंगा नदी का जो अपवा क्षेत्र है वो 10.13 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से भारत में 8.67 आग है, बाकी जो बचा कुचा 2.5 लाख है ये बांग्लादेश में है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है ये अब देखते हैं चीजें ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा इधर बता देता हूँ आपको, सिंपल लगेगा आपको थोड़ा, फिर वापस वहां चल चलेंगे। देखिए, चलिए सही रहेगा आपके लिए स्टार्ट में। तो देखो यहाँ पे सिंपल दिखेगा आपको। देखो ये जो जगह है ये एक नदी आ रही है और एक नदी ये नदी है। तो नदियां देखो, एक नदी तो ये है और एक नदी ये है। तो ये तो धौली गंगा है और ये है जहां बद्रीनाथ लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं विष्णु गंगा नदी। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये एक नदी है, इसका नाम क्या है? विष्णु गंगा। और ये नदी कौन सी है? धौली गंगा। ये दोनों ही नदियां निकलती है संतोपत हिमनद से। कहां से निकल रही है? संतोपत जो हिमनद है वहां से ये दोनों नदियां निकलती है। पहली बात आप ये समझ लीजिए। ये जो जगह है ये है विष्णु प्रयाग। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग में जाकर धौली गंगा और विष्णु गंगा मिल जाती है। और जो विष्णु गंगा है उसकी घाटी में या अलकनंदा की घाटी में आप कह सकते हो बद्रीनाथ है। क्या है? बद्रीनाथ। ये हो गई पहली बात। ये जो मंदिर है ये बद्रीनाथ जी का है। ये नंदाकिनी नदी है और ये नंदाकिनी नदी, ये जब दोनों नदियां देखो, ये विष्णु गंगा और धौली गंगा जो है दोनों जब विष्णु प्रयाग में मिलेगी तो इनका नाम क्या हो जाएगा? अलकनंदा। अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो उसमें एक नदी आके मिलती है और उस नदी का नाम है नंदाग्नि। क्या नाम है? नंदाग्नि। ये नदी आके मिल गई नंदाग्नि। देखो यहाँ ये क्या है? नंदाग्नि नदी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आएगा कर्णप्रयाग। देखिए, ये जो जगह है ये एक नदी का नाम है मंदाकिनी। कौन सी नदी है ये? मंदाकिनी है। और मंदाकिनी की घाटी में ही केदारनाथ स्थित है। तो आपको अगर पूछ ले केदारनाथ किस नदी की घाटी में है तो आप बोलोगे मंदाकिनी घाटी में है। बद्रीनाथ किसकी घाटी में है तो आप अलकनंदा या विष्णु गंगा कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो जगह है इसका नाम है कर्णप्रयाग। और जो कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग में एक नदी आके मिल रही है, पिंडार नदी, पिंडार गंगा कह देते हैं। ये जो नदी है इसका नाम है पिंडार। और ये कहाँ पे जाके मिल रही है? कर्णप्रयाग में। ठीक है, ये जो जगह है दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग। क्या है? रुद्रप्रयाग। और ये रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी आके मिल गई? मंदाकिनी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, दोबारा समझा रहा हूं। यहाँ से जो संतोपत हिमनद है वहां से दो नदियां निकलती छोटी छोटी, एक विष्णु गंगा और एक धौली गंगा। दोनों नदियों के मिलने से एक बड़ी नदी बनती है अलकनंदा। और सब नदियां किस में आके मिलेगी फिर? अलकनंदा में। चाहे ये नंदाग्नि हो
चाहे ये पिंडार नदी हो, चाहे ये मंदाकिनी हो, चाहे ये भागीरथी हो, सब नदियां किस में मिल रही है? इसी अलकनंदा में। और ये जो जगह है ये है देवप्रयाग। कौन सी जगह है? देवप्रयाग। और ये जो नदी चल रही है किसका नाम क्या है? अलकनंदा। ये सारी बड़ी सारी नदी आप देख रहे हो ये जा रही है, ये एक लंबी पूरी नदी कौन सी है? अलकनंदा। तो देखा जाए तो सबसे मेन नदी जो है वो अलकनंदा है, और अलकनंदा में सब जाके फिर मिल रही है। इसमें ये भागीरथी मिलती है, इसमें ही मंदाकिनी मिलती है, इसमें ही पिंडार मिलती है, इसमें ही नंदाकिनी मिलती है। ठीक है, तो फिर बता रहा हूं, विष्णु गंगा और धौली गंगा के विष्णु प्रयाग में मिलने पर अलकनंदा बन जाती है। थोड़ा सर्दी का टाइम है, टोपा लगा लेते हैं। और अलकनंदा जब मिल जाती है तो अलकनंदा के मिलने से क्या बन जाती है? विष्णु गंगा धौली गंगा मिल गई तो क्या बन गई? अलकनंदा। अलकनंदा में आगे क्या मिलेगी? नंदाग्नि। कर्णप्रयाग में कौन मिल जाती है? पिंडार नदी। कर्णप्रयाग में कौन मिल रही है? पिंडार नदी। ध्यान दी दोस्तों, यहां से आपको याद करना है इसको। देखो, ये जो जगह है, ये एक पीली नदी जो है ये पूरी की पूरी अलकनंदा है, बस। और इसी में सारा मैटर ये हो गया। ठीक है, और ये जो नदी है ये है भागीरथी। इन दोनों के देवप्रयाग में मिलने पर क्या बन जाती है? गंगा नदी बन जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है, यहाँ पे थोड़ी बातें और कर लेते हैं फिर देखते हैं आगे। गंगा नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग नामक स्थान पर बनती है, जहां पे भागीरथी और अलकनंदा आकर मिल जाती है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने पर किसका उद्गम होता है? गंगा। गंगा की सहायक नदी भीली गंगा है, और जहां पर टिहरी नामक स्थान पर भीली गंगा मिल जाती है, और वहीं पर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध बनाया गया है, 260 या 61 मीटर ऊंचा। तो ये जो नदी है भागीरथी, यहाँ पे एक नदी आके मिलेगी, ये जो नदी मिला दी मैंने, इसका नाम है भीली गंगा। कौन सी है? भीली गंगा। और यहाँ पे एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है टिहरी बांध। और टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। मंदाकिनी कहाँ मिल रही है? रुद्रप्रयाग में। कर्णप्रयाग में कौन रही है? पिंडार नदी। विष्णु प्रयाग में किसका मिलन हो रहा है? विष्णु गंगा और धौली गंगा का। और गंगा कहाँ बन रही है? देवप्रयाग में, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? तो ठीक है दोस्तों, ये देखो गंगा जी निकल रही है यहाँ से, गंगोत्री नामक स्थान से। जब निकलती है तो ये क्या होती है? भागीरथी। जब निकलती है तो क्या कहलाती है? भागीरथी। फिर आगे बढ़ती है भागीरथी तो इसमें एक नदी आगे मिलेगी, और मैंने अभी जस्ट बताया आपको, भीली गंगा मिल जाती है। क्या मिल जाती है? पीली गंगा। और ये क्या है? टिहरी। ये टिहरी में जाके मिल जाती है। ये जो यहाँ पे है ये देवप्रयाग है। ठीक है, ये बातें अपनी क्लियर यहाँ तक? चलो, आए गए विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? विष्णु गंगा और धौली गंगा। कर्णप्रयाग में कौन मिलती है? कर्णप्रयाग मिलती है पिंडार और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में कौन मिल रही है? अलकनंदा और मंदाकिनी। मंदाकिनी घाटी में कौन है? केदारनाथ। ठीक है, और बद्रीनाथ कहाँ पे है? विष्णु नदी या अलकनंदा की घाटी में। और देवप्रयाग में कौन मिल रही है? याद करो इनको, देवप्रयाग में मिलती है गंगा, सॉरी, भागीरथी और अलकनंदा। तो सब में एक बात कॉमन देखी, सबसे मुख्य नदी कौन सी इसमें? गंगा जी बाद में जाके इसी में मिल जाती है। चलो साहब, अब आगे बढ़ते हैं। अब गंगा की कुछ बातें कर लेते हैं। देखो, गंगा की बातें करें तो गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया। गंगा में डॉल्फिन पाया जाता है, गांगेसु जिसे कहते हैं। ठीक है, ये बातें धीरे धीरे होती रहेगी आगे। अब देखिए, सबसे गंगा की पहली सहायक नदी है यमुना। तो यमुना की दो बातें फेमस हैं, दो तीन बातें ध्यान रखो। एक तो ये मृत नदी है। क्या है? मृत नदी है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो गई है, बहुत काली पीली हो गई है। तो एक तो ये मृत नदी होती है, ये सवाल पूछ लेते हैं। मृत नदी है, यमुना है। लंबाई ध्यान रखना, लंबाई 1375 किलोमीटर है।
तो भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी आ जाती है गंगा। गोदावरी कृष्णा के बाद भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है जो भारत में बहती है। दो बातें हो गई। तीसरी बात है यमुनोत्री से निकलती है। कहां से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड में, वहां से ये नदी निकलती है। तीन बातें हो गई। गंगा में इलाहाबाद के पास मिल जाती है, इलाहाबाद है वहां पे ये गंगा में मिल जाती है। तो आपको पूछे गंगा में कहाँ मिलती है? इलाहाबाद के पास जाके ये गंगा में मिल जाती है। यानी कि प्रयागराज हो गया आजकल, क्या हो गया? प्रयागराज में जाकर ये कहाँ मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, आप पूछे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो आप कहोगे गंगा की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो साहब यमुना जी है। कौन है? यमुना जी, गंगा की सबसे लंबी सहायक। ठीक है। अब देखिए यहां से बात समझिए कि गंगा की तो सबसे लंबी सहायक हो गई, और भारत में भी, भारत में किसी भी नदी की सबसे लंबी सहायक है, नदी की सबसे लंबी सहायक यही है, से लंबी सहायक नदी यही है। तो भारत में सबसे लंबी सहायक नदी का हो गया, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना जी है। इसके किनारे बहुत शहर है, फेमस फेमस शहरों की बात करें तो इसके किनारे आगरा है, मथुरा है, दिल्ली इसी के किनारे है, सोनीपत पानीपत जो है, सोनीपत और जो पानीपत है वो भी इसी नदी किनारे है, सोनीपत भी इसी किनारे है और पानीपत भी इसी किनारे है। तो बड़े बड़े जो शहर हैं आगरा, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत इसी नदी के किनारे है। ये मैंने बता ही दिया कि जैविक रूप से ये अत्यधिक प्रदूषित है और जैविक रूप से क्या हो गई? मृत हो गई। इसकी सहायक नदियों में आती है टोंस, हिडन, सिरसा, चंबल, कैन, बेतवा, सिंध। तो यमुना की जो सहायक नदियां वो कौन कौन सी है? टोंस है, हिडन है, बेतवा है, सिंध है, चंबल है, कैन है, सिरसा। तो इसकी सहायक नदियां ये हो गई। ठीक है, यहां तक क्लियर? चलो अच्छी बात है। तो देखो आप अब थोड़ा सवाल यहां से देखो आप। देखो दोस्तों, ये जो मैं रेड कलर दूंगा वो है गंगा जी, ये जो लाल कलर में आ गई वो क्या है? गंगा नदी। ठीक है सर, तो ये गंगा जी है रेड कलर। अब जो कलर लिया जा रहा है वो इसकी सहायक नदियों का है। क्या है? इसकी सहायक नदियों का है। दूसरा जो कलर लेंगे अपन वो लेते हैं ग्रीन। देखो पहली है ये जो हरे कलर में ब्लू कलर में दे दी, इसका नाम है रामगंगा। ये दूसरी जो दे दी ये है गोमती नदी। क्या है? ये लंबी सारी दे दी, ये है गोमती। तीसरी जो यहां से आ रही है इतने ऊपर से, गोमती गोमती गोमती, ये है घाघरा। क्या है? घाघरा नदी। चौथी जो नदी है ये है गंडक। पांचवी जो नदी है ये नदी है कोसी। ठीक है। छठी जो नदी है महानंदा है। साहब एक तो क्या हो गई, इसकी सहायक नदियां आपको पता चल गई कौन कौन सी मैन है, जिनकी अभी चर्चा करेंगे अपन। ठीक है। अगर मैप नहीं है तो बना लो मैप एक बार। ये जो आ रही है इसका नाम है यमुना। ये है सोन। ठीक है, ये हो गई सोन। बस इतना ही है। एक और देख लो दामोदर जो इसमें जाके आगे हुगली में मिल जाती है।
तो देखो भाई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। अब इनकी चर्चा करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। देखो, गंगा जी की जो पहली सहायक नदी है पश्चिम से बाएं हाथ की, वो है रामगंगा नदी। कौन सी है? ये जो नदी है दोस्तों, इसका नाम है रामगंगा। और रामगंगा ऋषिकेश से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? ऋषिकेश के पास से निकलती है और कन्नौज के पास जाके ये मिल जाती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी जो नदी है वो गोमती है। गोमती नदी यूपी की फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यूपी की फुल्लर झील से। ठीक है, ये गोमती नदी है, एकमात्र मैदानी नदी। तीसरी जो नदी है वो है घाघरा। ये तीसरे नंबर पे कौन सी आ गई? घाघरा नदी है, जो यहां से निकल रही है बॉर्डर पे। शारदा नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, चौथी जो नदी है वो गंडक है। कौन सी है? गंडक नदी। ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं, इसका नाम क्या हो गया? गंडक नदी। अगली जो नदी है ये है कोसी नदी। और लास्ट वाली जो है वो है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। यहाँ यमुना आ रही है, और यमुना के साथ देखो यमुना मिल जाती है इलाहाबाद में। ठीक है, ये क्या है? इलाहाबाद है। और ये जो नदी है इसका नाम है सोन नदी। ये अमरकंटक के पठार से निकलती है और पटना के पास सोनपुर में ये जाके यमुना में मिल जाती है। चंबल की सहायकों की बात कर रहे थे। चंबल की जो सहायक है ये रिहंद नदी है, बेतवा है, कैन है, टोंस है, सिंध है, चंबल है। ठीक है, ये चंबल की सहायक हो गई। ये है जगह फरक्का बैराज। क्या है? यहाँ पे फरक्का नामक स्थान से गंगा को दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक चली गई ये बांग्लादेश में, और एक जो भारत में रह गई ये हुगली नदी के रूप में रह गई। तो फरक्का से गंगा के पानी को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक पद्मा के रूप में बांग्लादेश चले गया, और एक हुगली के रूप में भारत में रह गया। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कुछ कुछ पता पड़ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ये है सोन नदी। जो सोन नदी ये है दोस्तों, ये जो सोन नदी है ये यहाँ से है, अमरकंटक के पठार से निकलती है। ये एमपी और यूपी में बहती है और फिर बिहार पहुंच जाती है। नहीं नहीं, सोन नदी यूपी में नहीं बहती, ये एमपी से निकलती है और सीधी कहाँ चली जाएगी? एमपी में बहती हुई बिहार चली जाएगी। इसकी सहायक नदियों का नाम है, एक तो रिहंद है, बहती है यूपी। देखो, तीन राज्यों में बहती है, एमपी, यूपी और बिहार। तो यूपी, एमपी और बिहार में बहती है। और ये इसकी एक सहायक नदी है रिहंद। इस पे रिहंद बांध बनाया गया है। एक ही कोयल भी इसकी सहायक नदी है, और पुनपुन और फागलू भी इसकी सहायक नदियां हैं। अब थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहली बात, सोन नदी का उद्गम एमपी के अमरकंटक के पठार से हो रहा है। बिहार के सोनपुर नामक स्थान पर गंगा में मिल जाती है, जहां पर विश्व के सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इस नदी के बेसिन में सोने के ग्लेशियर पाए जाते हैं। सोने की गाद मिलती है जिसमें सोना निकलता है। रिहंद इसकी मुख्य सहायक नदी है। रिहंद नदी पर यूपी और एमपी सीमा पर रिहंद बांध बनाया गया है। और रिहंद नदी के जो बांध है उस बांध का नाम है रिहंद बांध को। रिहंद बांध तो बोलते ही है, साथ में पीछे जो पानी भरा रहता है उसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ सागर पंत जलाशय। ठीक है। ये है रामगंगा नदी। जैसा कि मैंने बताया कि रामगंगा नदी कहाँ से निकल रही है? ऋषिकेश से निकल रही है और कन्नौज के पास जाके गंगा में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि रामगंगा जो नदी है इसका उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में ऋषिकेश के पास से होता है। कन्नौज के पास ये नदी गंगा में मिल जाती है और रोहिलखंड के मैदानों का निर्माण करती है। इसका निर्माण करती है, रोहिलखंड के मैदानों का यह क्या करती है दोस्तों? निर्माण करती है। ठीक है, तो यहां तक मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, आराम आराम से समझ रहे हो आप। गोमती नदी, यह एकमात्र नदी है गंगा की बाएं हाथ की जो हिमालय से नहीं निकलती। कहाँ से नहीं निकलती? हिमालय से नहीं निकलती। ठीक है, ये नदी मैदानों से निकलती है। गोमती नदी गोमती नदी यूपी के पीलीभीत जिले, पीलीभीत जिला है उसमें एक झील है फुल्लर झील। तो पीलीभीत जिले के फुल्लर झील से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? फुल्लर झील से। ये मेनका गांधी का, वरुण गांधी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है। तो ये देखो, ये यहाँ से निकल रही है गोमती नदी। तो काफी नीचे है, तो मैदानों से निकलती है। ठीक है, तो कहाँ गई वो? हाँ, तो गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है।
पीलीभीत जिले में स्थित फुल्लर झील से निकलती है। इसके किनारे लखनऊ और जौनपुर शहर स्थित है और अवध के मैदानों का यह क्या करती है, निर्माण करती है। घाघरा नदी काफी बड़ी है दोस्तों, ये घाघरा यहाँ से निकल रही है, देखिए यहाँ से निकलती है घाघरा नदी, ठीक है, और ये ऐसे घूमती घूमती उत्तराखंड में, इधर नेपाल में, फिर इधर ही आ जाती है, शारदा के रूप में जान जाती है और फिर आगे घाघरा बन जाती है यहाँ तक, ठीक है। राप्ती और शारदा, इसकी कई सहायक करनाले उन्नाले देखिए आगे आइए। घाघरा नदी का उद्गम तिब्बत के पठार से होता है, नेपाल में से कर्णाली कहते हैं। इसकी सहायक नदियों में शारदा है, सरयू है, राप्ती है। ध्यान दीजिए घाघरा नदी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बड़ी भी है, तिब्बत के पठार से निकल रही है, नेपाल में कर्णाली कहलाती है। इसकी सहायक नदियों में शारदा, सरयू और राप्ती है। शारदा नदी नेपाल से निकलती है, जिसे काली कहते हैं, ठीक है। सरयू के किनारे अयोध्या स्थित है और राप्ती के किनारे गोरखपुर शहर स्थित है। राप्ती किनारे कौन सा शहर है, गोरखपुर, और सरयू किनारे कौन से है, अयोध्या। चलो साहब, तो ये भी हो गई आपकी। अब है कोसी नदी, क्या है, कोसी नदी। देखो जो कोसी नदी है, ये नदी है कोसी। कोसी को बोलते हैं बिहार का शोक। हाँ, इसे नदी को क्या बोलते हैं, बिहार का शोक कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें अवसादों की मात्रा अधिक होने के कारण बार बार अपना मार्ग परिवर्तन करती रहती है, इसलिए भी इस नदी को बिहार में कारण बहुत सारी बाढ़ें आती हैं, इसलिए इसे बिहार का क्या कह देते हैं, शोक। इस नदी का उद्गम भी तिब्बत के पठार से होता है। तिब्बत के पठार से निकलने वाली विभिन्न धाराओं के कारण होता है। उन धाराओं में आती है सुनकोसी, अरुण कोसी, समूर कोसी आदि है। नेपाल में इस नदी को अरुणा या सप्तकोशी कहते हैं। बिहार में प्रवेश करने के बाद ये कोसी कहलाती है और गंगा नदी में सबसे ज्यादा अवसादों की मात्रा और जल लेकर कौन सी आती है, कोसी नदी ही आती है। गंगा की अंतिम सहायक जो नदी है, गंगा की अंतिम सहायक नदी का नाम है महानंदा। ध्यान दीजिए दोस्तों, गंगा की जो अंतिम सहायक नदी है उस नदी का नाम है महानंदा, जो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और ये गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदी है। अब देखो गंगा क्या होती है, जैसे आई ये फरक्का आया, ये क्या है, फरक्का बैराज। यहाँ से गंगा दो भागों में बट गई, एक इधर एक इधर। ये जो इधर बट गई, ये इधर चली गई, जो बांग्लादेश में गई, ये पद्मा कहलाती है। और जो ये पश्चिम बंगाल में रह गई, ये हुगली कहलाती है। पितर का बोल दिया इसको। गंगा नदी फरक्का नामक स्थान पर हुगली है। हुगली नदी फरक्का नामक स्थान पर गंगा से अलग हो जाती है। इस नदी किनारे कोलकाता शहर स्थित है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह भी इस नदी किनारे है और विश्व की सबसे ज्यादा विश्वासघाती नदियों में आती है हुगली नदी, ठीक है। फरक्का नामक स्थान पर एक बैराज है जहां गंगा का जल हुगली की ओर मोड़ा गया है, ठीक है। और दामोदर जो नदी है हुगली की सहायक है। और अंतिम जो नदी पढ़ेंगे आज हम गंगा के प्रवाह से जुड़ी हुई, वो है दामोदर। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र से होता है। यह नदी भ्रंश घाटी में बहती है और छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में डिवाइड कर देती है। और इस दामोदर नदी के क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, अतः इसे भारत की रूर घाटी भी कहा जाता है। यह नदी बंगाल में बाढ़ लेकर आती है, अतः क्या है, बंगाल का शोक। हुगली नहीं है बंगाल का शोक, दामोदर नदी मानी जाती है। और भारत की पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये भी इसी पे स्थापित की गई है। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर पे। एक प्रदूषित नदी है, मैंने स्टार्ट बताया था, मर्द नदी है, ठीक है। और भ्रंश घाटी में बहती है, ये मैंने बता दी, इसके बारे में आपको दो बातें पहले ही बता दी थी। चलो दोस्तों, ये आज का यहाँ तक कंप्लीट आपका, ठीक है। तो आज यहाँ तक आपका हो गया है, गंगा हो गई आपकी, सिंधु हो गई, ठीक है। पार्ट 2 भी कंप्लीट आपका